स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह 2025। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज इस वीडियो में मध्यकालीन भारत का इतिहास कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करवा दिया है। प्राचीन भारत का इतिहास हो चुका है, बस एक पेज रह चुका था, इसे आज इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास को हम लोग देखने वाले हैं। छूटा हुआ था एक कौन सा है, तो प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। आई होप यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सके, इसलिए इसे क्यों छोड़ना। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाएं भाग के रचयिता कौन थे। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाएं भाग के रचयिता कौन थे। आज ही ये प्रैक्टिस शीट में आया था, जब मैं प्रैक्टिस शीट लगा रही थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जिमुत वाहन और इले माद्री। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक है दाएं भाग, इसके रचयिता कौन है, जिमुत वाहन और इले माद्री। इसे याद रखिएगा, जिमुत वाहन और इले माद्री। मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में किन शासकों का वर्णन है। थोड़ा सा टेढ़ा है, इसलिए 2 बार 3 बार रिपीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में किन शासकों का वर्णन किया गया है, तो गुजरात के शासकों का वर्णन किया गया है। कौन से पुस्तक में, प्रबंध चिंतामणि। लेखक कौन है, मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन, मेरुतुंग, जिसमें गुजरात के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। आर्यभट्ट कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह जो थे भारतीय खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। किसके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, ठीक है। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचयिता कौन थे। बंगाल के शासक थे रामपाल, इनके जीवन कथा है रामचरित, इसके लेखक कौन है, संध्याकर नंदी हैं। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया, राइट आंसर हो जाएगा जोनराज एवं श्रीवर। कल्हन द्वारा रचित पुस्तक है राजतरंगिणी, जिसकी जानकारी हमें मिलती है कश्मीर के इतिहास के बारे में। इसको आगे किसने बढ़ाया, जोनराज एवं श्रीवर ने, जोनराज एवं श्रीवर। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई थी, पंचतंत्र। यह लिखा गया था पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा और कई एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। देखिए ये भी क्वेश्चन आ चुका है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। अष्टाध्यायी पाणिनि। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। चरक संहिता, चरक ने ही इस पुस्तक को लिखा है और यह किस से संबंधित है, तो चिकित्सा से संबंधित। किससे, चिकित्सा से। चरक संहिता चरक द्वारा संबंधित है चिकित्सा से। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई थे। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई। 10 कुमार चरितम के लेखक कौन थे। 10 कुमार चरितम के लेखक दंडी थे। कौन थे, दंडी। गणित के पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे। गणित के पुस्तक है लीलावती, इसके लेखक हैं भास्कराचार्य। इसे भी याद रखिएगा, लीलावती किससे संबंधित है, तो गणित से संबंधित है। लेखक कौन है, तो भास्कराचार्य हैं। ये तीनों पॉइंट को याद रखिएगा, गणित की पुस्तक है लीलावती और लेखक कौन है जी, भास्कराचार्य। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा को सुशोभित करते थे। यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन छुटा हुआ है, माफ करिएगा छुपा हुआ है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो जयदेव हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, जयदेव। जयदेव किसके दरबार में रहते थे, लक्ष्मण सेन के दरबार में। लक्ष्मण सेन के दरबार में। लक्ष्मण सेन सेन वंश के शासक थे, ठीक है। सेन के वंश के संस्थापक कौन थे, तो सामंत सेन। सेन वंश के संस्थापक कौन थे, सामंत सेन। ये बंगाल वाले क्षेत्र में था। कौन सा क्षेत्र, बंगाल वाले क्षेत्र। पाल शासक जब समाप्त हुआ था ना, पाल शासक जब समाप्त हुआ था, पाल वंश जब समाप्त हुआ था, तब उस क्षेत्र में सेन वंश का शासन आया था, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मिलिंद पन्हो किस भाषा का ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो किसका है, तो पाली ग्रंथ। पाली। क्वेश्चन है नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के रचयिता कौन थे। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के रचयिता कौन थे, हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, थानेश्वर, बाद में कन्नौज हुई थी। इन्हीं के समय में हेन स्वांग भारत आए थे, जिनकी पुस्तक है सी यू की, जो कि पहले भी हमने बताया था। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों ने नेतृत्व किया था। विजय कौन हुआ था, अंत में विजय हुआ था प्रतिहार वंश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। शिल्पादिकारम का लेखक कौन है। शिल्पादिकारम का लेखक कौन था, इलंगो आंदिगल। इलंगो आंदिगल आप लोग जानते होंगे, यह पायल की कहानी है। संस्कृत ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, इसके लेखक कौन है, बताएंगे। संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे, जगनक। कौन थे, जगनक। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे, जगनक थे। पृथ्वीराज विजय के लेखक जगनक। विश्वकोशीय ग्रंथ किसे कहा जाता है, विश्वकोशीय ग्रंथ कहा जाता है जी बृहद संहिता को। विश्वकोशीय ग्रंथ किसे कहा जाता है, बृहद संहिता को। सौंदरानंद किसकी रचना है, तो अश्वघोष की है। सौंदरानंद किसकी रचना है, अश्वघोष की। मनु स्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है, मनु स्मृति किससे संबंधित है जी, तो समाज व्यवस्था से।
मनुस्मृति मुक्त किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। वही अर्थशास्त्र राजनीतिक से संबंधित है। ठीक है। पंचतंत्र भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। पंचतंत्र भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मुद्रा संस्कृत में रचित इस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मुगल काल में इसका फारसी अनुवाद अनवार सोहली शीर्षक से किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। हमने क्या बताया कि सर्वाधिक जो अनुवादित पुस्तक है भारत का पंचतंत्र है। कितने बार? तो 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में इसे अनुवाद किया गया है। सबसे पहले मुगल काल में फारसी अनुवाद में इसे अनवारे सुहेली के नाम से अनुवाद किया गया था, शीर्षक से किया गया था। अनवारे सोहली जो कि फारसी भाषा में अनुवाद है, यही शीर्षक से अनवारे सोहली शीर्षक से अनुवादित किया गया था। इसे याद रखिएगा, एक क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? बताएंगे। भारत का प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है और काफ़ी विवादित भी है, आप लोग जानते होंगे। मिलित पन्हु नामक रचना राजा मिलित तथा किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है? मिलित पन्हु नामक रचना राजा मिलित तथा किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है? तो नागसेन। राइट आंसर हो जाएगा नागसेन। कश्मीर में हिंदू राज का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? तो कल्हन के राजतरंगिणी से। कल्हन के राजतरंगिणी से हमें कश्मीर में हिंदू राज्यों का इतिहास के बारे में जानकारी होता है, चाहे वो लोहार वंश हो, उत्कल वंश हो या फिर कारकोट वंश हो। गाथा सप्तशती नामक मुक्त काव्य की रचना किसने की? गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य की रचना किसने की? तो हाल ने की। किसने की है जी? तो हाल ने। गाथा सप्तशती किसकी पुस्तक है? तो हाल की पुस्तक है, इसे याद रखिएगा। बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं जी? तो भास्कराचार्य हो जाएगा, भास्कराचार्य। बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? भास्कराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तमिल रामायण का रचनाकार कंबन किस चोल शासक के दरबार में थे? तमिल रामायण का रचनाकार कौन थे? तो कंबन, जो कि कुलोतुंग तृतीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, एक बार फिर से समझिए क्वेश्चन को। तमिल रामायण के रचनाकार कंबन थे, यहाँ पे क्लियर ही कर लीजिए। तमिल रामायण के रचनाकार कौन थे? तो कंबन थे। यह किनके दरबार में रहते थे जी? तो कुलोतुंग प्रथम के दरबार, माफ करिएगा, कुलोतुंग तृतीय के दरबार में रहते थे। कुलोतुंग तृतीय के दरबार में रहते थे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं दिया गया है, ये भी हम लोग याद कर लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, टीचर हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, इसके अलावा जो भी एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। आई होप मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रहा हो तो एक लाइक दीजिएगा, समझ में आ जाएगी मुझे भी कि आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कालिदास की पुस्तक का नाम है मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। कालिदास की पुस्तक का नाम है मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम और विक्रमोर्वशीयम। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशाख दत्त की पुस्तक का नाम है देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य वंश का, खासकर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दंडी की पुस्तक का नाम है 10 कुमार चरितम और काव्य दर्शन। 10 कुमार चरितम और काव्य दर्शन किसका है? दंडी का है। न्यायावतार किसका है? सिद्धसेन का। न्यायावतार सिद्धसेन। स्वप्नवास दत्तम और चारु दत्तम किसका है जी? तो भास का है। स्वप्नवास दत्तम और चारु दत्तम पुस्तक भास का है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी हमने बताया 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भारतीयों में, माफ करिएगा, 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में इसे अनुवाद किया गया है। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है क्योंकि मैं जल्दी में वीडियो बनाने के प्रयास करती हूँ। चरक संहिता के लेखक कौन है? तो चरक हैं जी। ब्रह्म सिद्धांत यह किसका है? तो आर्यभट्ट का है। ब्रह्म सिद्धांत पुस्तक किसका है? आर्यभट्ट का है। बुद्ध घोष का हो जाएगा। बुद्ध घोष का पुस्तक का नाम विशुद्धिमग किसका है? तो बुद्ध घोष का है। विशुद्धिमग बुद्ध घोष। योगाचार के लेखक कौन है? असंग है। योगाचार के लेखक असंग। नेक्स्ट है उरुभंग, माफ करिएगा, उरुभंग के लेखक है भास। उरुभंग के लेखक कौन है? भास। किरातु जूनियम के लेखक कौन है? भारवी। अमरकोश के लेखक कौन है? अमर सिंह। रावण वध के लेखक कौन है? वत्स भट्टी। चंद्र व्याकरण के लेखक कौन है? चंद्र गोमिन।
चंद्र व्याकरण के लेखक चंद्र गोमिन। बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका किसका है? वराहमिहिर का है। बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर। लास्ट में एक बार फिर से रिकॉल करवाएंगे। आर्यभट्टियम किसका है? आर्यभट्ट का है। मृच्छकटिकम किसका है? क्षुद्र का है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, याद हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं कालिदास से ही। कालिदास के पुस्तक का नाम है मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम और विक्रमोर्वशीयम। इतने सारे पुस्तक जो है कालिदास के हैं। देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस किसका है? विशाखदत्त का है। 10 कुमार चरितम, काव्य दर्शन दंडी का है। न्यायावतार सिद्धसेन की पुस्तक है। स्वप्नभास दत्तम, चारु दत्तम, यह भास की पुस्तक है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। चरक संहिता चरक की है। ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्ट का है। विशुद्धिमग बुध घोष का है। विशुद्धिमग बुध घोष। योगाचार पुस्तक असंग का है। उरुभंग पुस्तक भास का है। भारवी का पुस्तक का नाम किरातु जूर्नियम है। अमर सिंह का पुस्तक का नाम अमर कोश है। वसुभट्टी रावण वध हो जाएगा। चंद्र गोमिन चंद्र व्याकरण। वराहमिहिर की पुस्तक बृहद संहिता पंच सिद्धांतिका है। आर्यभट्ट के लेखक आर्यभट्टियम हो जाएगा, माफ करिएगा, आर्यभट्टियम के लेखक आर्यभट्ट हैं। वही क्षुद्रक के लेखक क्षुद्रक का लेखक मृच्छकटिकम है। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग देख लेते हैं। महाभारत के लेखक पतंजलि, जो कि शुंग काल के शासक पुष्य शुंग के समकालीन तथा उनके पुरोहित थे। इसे याद रखिएगा, महाभारत के लेखक कौन है? पतंजलि हैं, जो कि किसके दरबार में रहते थे जी? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे, और यह जो थे पुरोहित थे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। भारत पर मुस्लिम आक्रमण, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में मैं कुछ बता देती हूँ। सबसे पहले भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था 711, कहीं कहीं दिया रहता है लेकिन आप लोग याद रखिएगा 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। कहाँ का रहने वाला था जी? तो अरब का रहने वाला था। इस समय सिंध के शासक कौन थे? तो सिंध के शासक राजा दाहिर थे। राजा दाहिर को पराजित इसने कर दिया था। सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाने वाला भी मोहम्मद बिन कासिम ही था। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाया था। हालांकि इससे 5 लोगों को मुक्त रखा था जी। 5 लोग कौन कौन थे? तो महिला हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, महिला, बूढ़ा, बच्चा, विकलांग और फिर ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ब्राह्मणों पे सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। कश्मीर के एक शासक थे जैनुल आबदीन, जिसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। इसने सबसे पहले भारत में जजिया कर को समाप्त किया था। हालांकि 1564 ईस्वी में अकबर ने भी जजिया कर को समाप्त किया था, लेकिन पूर्ण रूप से जजिया कर कब समाप्त हुआ था जी? तो मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा पूर्ण रूप से जजिया कर समाप्त हुआ था। तो चलिए कंप्लीट करते हैं, इसे भी क्वेश्चन पे आते हैं। जो भी रहेगा डिटेल मैं बताते चलूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ का निवासी था? अभी हमने बताया अरब का था। वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया? मोहम्मद बिन कासिम जो है किसके नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया था? याद रखिएगा उबैदुल्लाह के नेतृत्व में। उबैदुल्लाह के नेतृत्व में, नाम याद रखिएगा उबैदुल्लाह। ठीक है। मैं बार बार रिपीट करूँ इसलिए क्योंकि आप लोग को भी याद हो सके। वर्ष 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर ठट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ष 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया और ठट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की? मोहम्मद बिन कासिम अंतिम विजय मुल्तान, जिसे स्वर्णगिरी कहा जाता है, वही अंतिम विजय प्राप्त की थी। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। सिंध क्षेत्रों में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया था? तो ऊँट पालन तथा खजूर की खेती। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया? ऊँट का पालन का प्रचलन और खजूर की खेती। ठीक है, इसे याद रखिएगा। 1 मिनट। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? अरब के बाद भारत पर किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा तुर्कों का आक्रमण हुआ था। तुर्कों में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना अल्पतगिन गजनवी के द्वारा की गई थी। तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना अल्पतगिन गजनी के द्वारा किया गया था। भारत पर प्रथम तुर्क
किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सुबुक्तगिन गजनी के द्वारा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कंफ्यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसने किया? अल्तगिन गजनी ने, लेकिन यह भारत पर आक्रमण नहीं किया। भारत पर आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? सुबुक्तगिन गजनी के नेतृत्व में हुआ था और इसने भारत में पहली बार आक्रमण किया भी था, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया था। इसके बाद इसका बेटा कौन था? मोहम्मद गजनवी, इसने भारत पर सफल आक्रमण किया था, जो कि टोटल 17 बार आक्रमण किया था, जिसे हम आगे देखने वाले ही हैं। वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। सुबुक्तगिन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदुशाही शासक को पराजित किया था? तो जयपाल को पराजित किया था। मोहम्मद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था जी? तो भीम प्रथम। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी कब आक्रमण किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1025 ईस्वी में। आरंभ कब किया था? तो 1000 में आरंभ किया था और टोटल 1027 तक आक्रमण किया था। टोटल 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए आगे देखते हैं, दिया भी गया होगा, हाँ दिया भी गया है। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किए। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, न कि साम्राज्य स्थापित करना था। याद रखिएगा इसे, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इसका उद्देश्य धन लूटना था और धन लूट करके अपना साम्राज्य में लेकर के अपना साम्राज्य को विकास करना था, न कि भारत में अपना साम्राज्य को स्थापना करना था। ठीक है, इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं कहीं पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? इतिहासकार था अल-बरूनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट अल-बरूनी द्वारा लिखा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। अल-बरूनी द्वारा किताब उल हिंद पुस्तक लिखा गया। वही उतवी द्वारा किताब उल यामनी लिखा गया। फिरदौसी, जिसे पूर्व का होमर कहा जाता है, शाहनामा पुस्तक की रचना की। एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं, अल-बरूनी की पुस्तक का नाम क्या है? किताबुल हिंद। किताबुल हिंद पुस्तक किसकी है? अल-बरूनी। अल-बरूनी की पुस्तक कौन सा है? किताबुल हिंद। किताबुल हिंद पुस्तक किसने लिखी? अल-बरूनी। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब है उतवी। उतवी के पुस्तक का नाम क्या है? किताब उल यामनी। किताब उल यामनी किसका है? उतवी का है। किताब उल यामनी उतवी का पुस्तक है। या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उतवी का पुस्तक का नाम क्या है? तो किताब उल यामनी। ठीक है। फिरदौसी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आता है और इसे पूर्व का होमर कहा जाता है। क्या कहता है? पूर्व का होमर। और इसने शाहनामा पुस्तक की रचना की थी। शाहनामा पुस्तक की रचना की थी। महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? तो मोहम्मद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था। कब किया था जी? 1175 ईस्वी में। कहाँ किया था जी? मुल्तान पर। कहाँ किया था? मुल्तान पर। दूसरा आक्रमण कहाँ किया था? 1178 ईस्वी में दूसरा आक्रमण था और यह किया था आपका अहिलवाड़ा पाटन, जो कि गुजरात में है। और भीम द्वितीय या फिर मूल राज कहा जाता है इन्हें, भीम द्वितीय ने इसे सर्वप्रथम भारत में पराजित किया था। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया था? 1175 ईस्वी, मुल्तान। मोहम्मद गौरी को वर्ष 1178 में अहिलवाड़ा, जो कि पाटन पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया था? भीम द्वितीय मूलराज के द्वारा। तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज तृतीय। अब यहाँ पे क्लियर करते हैं। यहाँ पे दिया भी गया, मैं बताते चलती हूँ आप लोगों को। एक मिनट, कुछ पेन ले लूँ, ये कलर ठीक रहेगा। तराइन का प्रथम युद्ध, देखिए तराइन का टोटल 2 युद्ध हुए हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध जो हुआ 1191 ईस्वी में किसके साथ जी? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ हुआ है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ। इस समय पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। सबसे पहले अपने भारतीयों ने पराजित किया। कौन थे जी? तो पृथ्वीराज चौहान। कंफ्यूज हो सकता है जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब। तो पहले अपने भारतीय लोगों ने पराजित किया था। कौन थे उसमें? पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। दूसरा युद्ध होता है 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में इसे कहते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। और इस समय उल्टा हुआ, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित किया। तो इसे याद रखिएगा। और 2 वर्ष बाद 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ और जयचंद, जो कि गढ़वाल का शासक था, उसे
मोहम्मद गौरी ने पराजित किया। तो चलिए देखते हैं मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया। गढ़वाल वंश या कन्नौज वंश, चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोहम्मद गौरी के साथ आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका दरगाह कहाँ है जी? तो अजमेर में है, अजमेर में। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति मोहम्मद गौरी के द्वारा बनवाई गई थी। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया था? तो धर्मपाल ने। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, जिसे बख्तियार खिलजी ने 1198 ईस्वी में इसे नष्ट कर दिया और जला दिया गया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया? मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो गई उसके बाद साम्राज्य पर किन 3 कुल 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया था? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया था? तो इसके 3 गुलाम थे, याल्दोज, कुवाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। जिसमें प्रमुख कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि आगे चल करके दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी किया, जो कि हम देखने वाले भी हैं। भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों के द्वारा किया गया था। ये जो हिंदू शब्द है ना, ये किसका नाम दिया गया है? तो यह अरबों के द्वारा नाम दिया गया। हिंदू शब्द अरबों ने नाम रखा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग दिल्ली सल्तनत में कंप्लीट कर चुके हैं। दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से लेकर के 1556, यहाँ पे 1206 होना चाहिए, 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक, 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत चला था। अब इसके बारे में डिटेल जानते हैं। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले टोटल वंश कितने हैं? तो कितने हैं जी? तो 5 वंश हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले टोटल 5 वंश हुए। पहला है गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और 5वां कौन सा है? लोदी वंश। मैं आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बता देती हूँ। ये जो 5 वंश हैं कब से कब तक रहे थे? तो सबसे पहले स्थापना हुआ था दास वंश का। दास वंश, इसी को मामूलक वंश या फिर गुलाम वंश कहते हैं। इसका स्थापना किया गया था जी आपका 1206 ईस्वी में। और यह शासन कब से कब तक चला था? 1206 से लेकर के 1290 तक चला था। संस्थापक कौन थे जी? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। मैं बहुत प्यार से करवा रही हूँ, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए, दास वंश या मामूलक वंश या गुलाम वंश एक ही नाम है। स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कब किया गया था जी? 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गया था। इसे लाख वक्त से कहा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था और सबसे पहले इसने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। हालांकि आगे चल करके पूरा जो है इल्तुतमिश ने किया था। दास वंश, गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आता है? खिलजी वंश आता है। कौन सा वंश? खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में किया गया था। और कब से कब तक चला था जी? तो 1320 तक चला था। और स्थापना किसने किया था बताएंगे? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसमें शासक थे अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन तो अभी नहीं, अभी से कंप्लीट करते हैं। खिलजी के बाद आ जाएगा तुगलक, जो कि सर्वाधिक शासनकाल तुगलक वंश का ही रहा था। कब से कब तक रहा था? तो 1320 से लेकर के 1414 तक रहा था। स्थापना किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक होते हैं फिरोज शाह तुगलक। सबसे लंबा शासनकाल तुगलक वंश का, सबसे छोटा खिलजी वंश का। तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश का स्थापना खिलजी खान ने किया था। यह शासन चला था 1414 से लेकर के 1456 तक, ठीक है। और इसके बाद शासन आया था आपका लोदी वंश का। बहलोल लोदी ने इसकी स्थापना की थी। और यह कब से कब तक चला था? 1414 से लेकर के, माफ़ करिएगा, 1414 से लेकर के आपका 1400, यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, एक मिनट। 1414 से लेकर 1451 तक चला था। किसका? 1451 तक चला था आपका सैयद वंश का। सैयद वंश का
कन्फ्यूजन होता है, बट कोई नहीं, मैं क्लियर कर देती हूँ। 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक चला था लोधी वंश। संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। चलिए, शॉर्ट फॉर्म में हमने बता दिया। और अंतिम शासक इब्राहिम लोधी थे। अब क्वेश्चन से भी हम लोग देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया भी गया है। पहला शासक गुलाम वंश, टोटल 11 शासक हुए। दूसरा खिलजी वंश, टोटल 5 शासक हुए। तीसरा तुगलक वंश, 9 शासक हुए। सैयद वंश, जिसमें टोटल 4 शासक हुए। और लोधी वंश, इसमें टोटल 3 शासक हुए। तो सबसे लंबा जो शासनकाल है तुगलक वंश का, सबसे छोटा खिलजी वंश का। अगर शासक की बात करें तो सबसे कम शासक हुए लोधी वंश का। ठीक है, चलिए, बाकी यहाँ पे इतना डिटेल दिया गया है, चाहे तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और भाई तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक। और सैयद वंश का खिरज खां। और लोधी वंश का बहलोल लोधी। प्रथम और अंतिम पूछा जाता है, इसे याद रखेंगे। जैसे कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमुर्स। अगर कैमुर्स न रहे तब कैकुबाद को टिक कर सकते हैं। वही अगर पूछा जाए कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन खिलजी था। दिख नहीं रहा होगा, बट सुनाई तो दे रहा होगा ना, मैं समझ सकती हूँ। थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे। अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट है सैयद वंश। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। लोधी वंश पूछा जा सकता है, गुलाम वंश पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया गया है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, उस समय राजधानी जो है लाहौर को बनाई थी, इसलिए उसे वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। और उसने उतना ज़्यादा काम भी नहीं किया था, क्योंकि उसका छोटा ही कार्यकाल रहा। 1206 से लेकर के 1210 पोलो खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसका बेटा आराम शाह शासक बना था, जो कि अल्पज्ञ था, उतना पढ़ा लिखा नहीं, तेज तराश टाइप का नहीं था। तो इसकी हत्या इल्तुतमिश ने कर दी। और इल्तुतमिश से दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक बने। और सबसे पहले लाहौर से राजधानी दिल्ली को लाए। तो इसे याद रखिएगा। चलिए, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसका शासनकाल 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व के लिए उनके कार्य किए, जैसे तुर्कान ए चहलगानी, जिसमें 40 सदस्य होते थे, उसकी स्थापना की। चालीसा दस जिसे कहा जाता है, चालीसा दल, जिसमें 40 सदस्य होते थे। सबसे पहले एकता प्रणाली का प्रारंभ किया। शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। चांदी का टका ये सब जारी किया था। आगे देखेंगे, विरोधियों का दमन, नवीन प्रकार के सिक्कों का इसने प्रारंभ किया। इल्तुतमिश ने सुल्तान आजम की उपाधि धारण की थी। यह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था। तो इसे याद रखिएगा, सुल्तान आजम की उपाधि सर्वप्रथम किसने धारण की थी? इल्तुतमिश ने। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दिया गया, दिल्ली पर शासन करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी और बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। अच्छा जी, इसे भी ध्यान रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश की स्थापना की, इल्तुतमिश ने शमसी वंश की स्थापना की, वही बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की। थोड़ा नया है, लेकिन हम लोग जानते हैं ऐसे भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुलाम वंश 1206 1290। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया था? तो लाहौर में। कब राज्याभिषेक हुआ है? तो 25 जून 1206 25 जून 1206 लाहौर में राज्याभिषेक हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया? लाहौर को। भारत में तुर्की राज के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने केवल मलिक और सिपह सालार का पद धारण किया। याद रखिएगा, इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसने केवल मलिक और सिपह सालार का पद धारण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के कारण इसे लाख वक्स कहा जाता है। अभी बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, डिस्टर्ब मैं भी हो रही हूँ, आई होप आप लोग भी हो रहे होंगे, बट कोई नहीं, अगला वीडियो फिर बनाएंगे। और क्या, अत्यंत सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया? कुरान खां इन्हें कहा गया। भारत के प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। इसके गुरु का नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? वर्ष 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? इल्तुतमिश। इसे याद रखिएगा, बीच में क्वेश्चन फंसा सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक कौन बना था, तो लोग आराम से इल्तुतमिश टिक कर देते हैं, लेकिन गलत है, आराम शाह, जो कि इसका बेटा था।
इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? तो बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व बदायूं का सूबेदार था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों का मिलाकर किस दल का गठन किया? तुर्कान ए चहलगानी, जिसे चालीसा दल कहा जाता है। इसको समाप्त किसने किया था? बलबन ने। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ की। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाला इक्तादार। इसे याद रखिएगा। इक्तादारी व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने आगे चल करके इसे समाप्त कर दिया था और नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी, जो कि 1236 में बैठी थी। 1240 ईस्वी में कत्ल में इनकी हत्या कर दी जाती है। रजिया सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकुन को किस पद पर नियुक्त किया गया? अमीर ए आखुर के पद पर। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया? तो बहराम शाह को बैठाया गया। बहराम शाह के कार्यकाल में नायब ए मुमालिकत का पद सृजन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहराम शाह के कार्यकाल में नायब ए मुमालिकत पद का सृजन किया गया जिसे संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम एतिगिन को नियुक्त किया गया। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब ए मुमालिकत पद पर नियुक्त किया? तो यह नियुक्त किया था नासिरुद्दीन महमूद, जो कि इसी का दामाद था। बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान की? नासिरुद्दीन महमूद ने। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त कर दिया? तो बलबन ने समाप्त कर दिया। थोड़ा फास्ट करूँ क्योंकि बच्चे यहाँ पे ज़्यादा शोर कर रहे हैं। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति पालन करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन। सबसे पहले बिस्मार्क और भारत में बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियाबत खुदाई, ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिले इलाही कहा, ईश्वर की छाया कहा। सिजदा एवं पैबोश नीति अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? तो बलबन था। इसे समाप्त किसने किया था? शाहजहां ने। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? दीवान ए अर्श। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। दीवान ए अर्श किससे संबंधित है? सैन्य विभाग से। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था जी? शमसुद्दीन कैमर था। इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? टका और जितल। तो तांबे का सिक्का जो है जितल कहलाता था, वही चांदी का सिक्का जो है टका कहलाता था। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नासिरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है। किसने कहा है? तो सिराज ने इसे आदम सुल्तान कहा है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बच्चे यहाँ पे शोर कर रहे हैं। अगली बार खिलजी वंश हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।